आपने okay. Hello everybody, welcome to the session. Today we would be discussing the topic called right to equality. Fine. Article 14 of the Constitution of India, right to equality की बात कर रहा है. पहले हम right to equality as a concept समझेंगे, then I'll come to the core provisions. ठीक है? एंड हमेशा की तरह जैसे मैं पोस्ट करता हूँ कि बिफोर आई स्टार्ट लाइक यू नो आई विल पोज ओनली वन क्वेश्चन टू यू एज टू डू वी नीड राइट टू इक्वालिटी. क्यों जरूरी है हमें राइट टू इक्वालिटी, इस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दी आर्टिकल 14 is not to be read in isolation. Whenever you have to read this article, you have to relate this article with other articles also, 15 to 18. Fine. More especially 14, 15, 16. These three articles are to be read together. ठीक है? To understand the deepest meaning of it and to get into the core of the subject, equality. अगर हमें राइट टू इक्वलिटी की जरूरत पड़ी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसको सीधा सा मतलब ये है कि सोसाइटी में डिस्पैरिटीज बहुत रही होंगी, इनइक्वालिटीज बहुत रही होंगी. फाइन. और ये हमने आज से नहीं, जब से हमारी सुसंस्कृति बनी है तब से हमने देखा है देयर आर सर्टेन क्लास एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर बीइंग ट्रीटेड इनह्यूमनली, फाइन, नॉट इक्वली, and they are being subjected to a lot of harassment, humiliations on one account or the other. Fine. तो अगर मैं जो I have been able to make out कि क्या रीजंस रहे होंगे कि जब हमें राइट टू इक्वलिटी को प्रेम्बल में भी रखना पड़ा ऑन टॉप और उसको एक फंडामेंटल राइट भी बनाना पड़ा. ठीक है. तो पहले अगर मैं बात बोलूं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात करते हैं. जब से सोसाइटी हमारी बनी है, अनटचेबिलिटी प्रिवेल कर रही थी. अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए हमने डिफरेंट आर्टिकल 17 बना दिया. ठीक है. लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. आज भी आए दिन पेपर्स में पढ़ते हो, ठीक है, कि फलाने गांव में ऐसा हुआ, फलाने गांव में ऐसा हुआ. माय फ्रेंड इज फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, ही कैन बेटर एक्सप्लेन इट बिकॉज ही माइट हैव ऑब्जर्व इन हिज लाइफ टाइम कि किस तरह की इल ट्रीटमेंट एंड यू नो क्रूरलिटी एंड ब्रूटलिटी के साथ में मतलब लोगों को जो है वो ट्रीट किया जाता है. ठीक है. तो वो एक हमारा जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, हम पढ़ने के बावजूद आज 70-75 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग आज वहीं खड़े हैं. ठीक है. लैक ऑफ अवेयरनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो स्टिल दिस प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन एंड इट शुड बी स्टॉप एंड रादर दे शुड बी एडवाइज टू read the constitution, or if they don't understand it they should be made, I mean you know, understand all these things so that उनको एहसास हो कि ह्यूमन इज ह्यूमन, ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड इनह्यूमनली. फाइन. सो आज अगर आप सुसंस्कृत बोलते हो, मोर सिविलाइज एंड कल्चर्ड अपने आप को बोलते हो कि नेशन हमारा ऐसा है, इंडिया हमारा ऐसा है, तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हो तो आपको अपने आप को ह्यूमन बोलने का अधिकार नहीं है. फाइन. तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर डिस्पेरिटीज प्रिवेल कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ अभी मेल डोमिनेंट सोसाइटी की, पेट्रियार्की सिस्टम हमारे यहाँ रहा है. ठीक है. The woman was not allowed to go out, woman was not allowed to have an access to education. ठीक है. And she could not, I mean she was being treated freely, like you know, जिस तरह से आज वो कर पा रही है because of the advancement, modernization, urbanization. ठीक है. थोड़ा सोच हमारा डेवलप हुआ, सोचने का तरीका, नजरिया बदला है. तो पहले ये सब इतनी फ्रीडम उनके पास में नहीं थी. ठीक है. तो देयर आर सो मेनी डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज थी. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे फ्रेमर थे, उन्होंने ये सोचा कि इक्वालिटी को हम एक कोर ऑब्जेक्ट और गोल बनाएं सो दैट अल्टीमेटली ये लोग प्रोग्रेस कर सकें, इंडिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें. फाइन. तो इसलिए जरूरी है कि जो ये सिद्धांत है इक्वालिटी का, इसको हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करें. ठीक है. तो कंसेप्ट इज दिस ओनली कि दैट एवरीबॉडी इज, आई मीन एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, अगर मैं दो कंसेप्ट की बात करूं, आर्टिकल 14 दो चीजों की बात कर रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है. इन आवर फर्दर डिस्कशन आई वुड बी नेमिंग इट एज EBL एंड EPL. ठीक है. तो समझ लेना जब EBL का इशारा है तो क्या बात हो रही है, EPL की बात कर रहा हूं तो क्या हो रही है. ठीक है. हाँ. ठीक है.
ओके, देखो इन सारी जो जितनी हमारी सोशल इवल्स थी, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर जीएस वन पेपर आल्सो। जब आपका सोसाइटी वाला पार्ट आता है तो किस तरह से सोसाइटी इवोल्व हुई, क्या क्या उसमें सोशल इवल थी, जो हमारा सबसे बड़ा, अब रिजर्वेशन की जरूरत हमें क्यों थी, ठीक है, और रिजर्वेशन का जो टोटल कॉन्सेप्ट इवोल्व हुआ। अब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब आपने SC ST के लिए रिजर्वेशन रख दिया। आपको पता था कि ये दीज पीपल आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बिकॉज दे हैव बीन आई मीन अप्रेस्ड, दे हैव बीन सप्रेस्ड, फाइन, तो आपको मालूम था। अब उसके बाद में जो डिमांड रेज हुई वो ओबीसी के लिए रेज हुई, जिसके लिए हमने मंडल कमीशन के इंदिरा सानी, ठीक है, आपका जो 77 अमेंडमेंट है, 81st अमेंडमेंट है, देन 85th अमेंडमेंट है, लॉट ऑफ अमेंडमेंट टुक प्लेस, फाइन। तो अब ओबीसी के बाद में अब EWS हमने एक्सपीरियंस किया 103rd, तो जो अमेंडमेंट है उसमें। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर आज हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, अपनी अपनी रिजर्वेशन को सीक कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो इक्वलिटी के सिद्धांत के अनुकूल है या उसके विपरीत है? समझ लो, ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मान लो दो लोग हैं, एक बहुत रिच एंड एफुलेंट है, दूसरा बहुत पुअर है, फाइन। जो रिच पर्सन है, he has been earning say 4 lakh 5 lakh rupee a month, and the poor fellow is earning only 4,000 or 5,000 rupee a month. Now we say that everybody, is subjected to same law. Suppose they commit some kind of offense wherein the poor is penalized for 5 lakh rupee as a penalty and the rich one is also penalized for 5 lakh rupee a penalty. Would you call it a fair or unfair? Unfair. Reason? It means जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो आज इक्वल नहीं है फुटिंग पे, इक्वल स्टेटस होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ एक लीनियंट एटीट्यूड हमारा बनना चाहिए, बिकॉज हमें उनको सोशल अपलिफ्टमेंट देने की जरूरत है। आज उनको अपलिफ्ट करना, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, लेडीज, चिल्ड्रन, फाइन, उसके बाद आपके जो लोअर कास्ट पीपल हैं दे, ठीक है, तो EWS, OBCs, ये सब उसमें आते हैं। तो मीन्स हम जो है लेवल पहले बराबर करने की जरूरत है यहाँ, ऐसा ही है कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जो दो कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, आप इसमें से आप ढूंढ लेना उसका आंसर क्या है। व्हाट डज इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स, दोनों का मतलब हमें समझने की जरूरत है पहले, ठीक है। चलिए दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो एक बच्चा है, ही इज अ डेलिकेट चाइल्ड बिकॉज उसको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिला, उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपर नहीं हुई, फाइन, या आप ये बोल सकते हो कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, हालात प्रॉपर नहीं थे, एंड ही कमिट्स अ मर्डर। एंड देयर इज अनदर फेलो हु इज अबाउट 30-45 years of age, he also commits a murder. Now will you hang both of them, और या फिर आप बच्चे की तरफ थोड़ा lenient रहोगे? lenient रहोगे, क्यों? क्यों? अब हाँ, बोथ आर नॉट इक्वल, फाइन, यही है। तो मैं उसी कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, आप समझो, तभी हमें जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी, समझ रहे हो। आज निर्भया में 5-6 persons were convicted and the one who was minor, who was juvenile below 18 years of age, he was only sentenced for 3 years and now he has been walking free, ठीक है। बट अभी लॉ मेकर्स ने सोचा कि इस तरह का जो हीनियस क्राइम है, अगर उस बच्चा अगर 18 से बिल्कुल कम है, तो हु विल एडजज कि इसको ही शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट और एज अ जुवेनाइल। तो बीइंग अ जुवेनाइल तो वो बेनिफिट ले गया, ठीक है, लेकिन उसको रिकंसीडर रीलुक करने को बोला, अगर हीनियस क्राइम में इस तरह का कुछ होता है तो फिर हम बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। बट अदरवाइज आप मान लो कि बच्चा 14, 15, 16 ऑफ एज है, तो उस केस में क्या रहेगा फिर? तो थोड़ी सी लीनियंट अप्रोच रहेगी, उसके अपब्रिंगिंग, सर्कमस्टांसेस, पेरेंटिंग, एवरीथिंग इज टू बी कंसीडर्ड। तो वी कुड ऑलवेज से कि लॉ शुड ट्रीट, आई मीन, fair and equally to those who are equally circumstanced, who are similar situated. यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। आई विल ब्रीफ समथिंग टू यू, यू कैन नोट इट डाउन एंड आपके नोट्स बन जाएंगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी बिफोर इस पे इक्वलिटी बिफोर लॉ पे आते हैं। See, each and every word of this Article 14 is important. Can somebody read it out? पढ़ सकता है कोई इसको loudly?
Now, behind this concept, the social conditionings are to be considered. What were the social conditions prevailing? Why did we need to create this right as a fundamental right? क्यों बना? ठीक है, तो पढ़ना. The state shall not deny to any person. Now again the duty is being imposed upon the state, because सबसे ज्यादा threat किससे है कि state will discriminate. State would not only discriminate but also in the position to exercise power excessively. अगर आप किसी को आप बहुत ज्यादा पावर दे दोगे तो देयर आर चांसेस कि वो पावर्स मिसयूज होंगी. फाइन. तो स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of. Right. State shall not deny to any person. The word any person पे emphasis दो थोड़ा सा. Any person include not only the citizen but non-citizen also. And one more thing you can add here: legal person, companies and corporations. Got my point? तो अब this right to equality जो है, it is available to all citizen, non-citizen, and as well as the legal persons also. And this right is available against the state, not against private person, क्योंकि उसमें ये लिखा है the state shall not deny. विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, बाहर जाके उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट होती है तो ही कैन नॉट से दैट मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया. स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल हियर ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. देखो, द सोल ऑब्जेक्ट इज दैट नो डिस्क्रिमिनेशन शुड टेक प्लेस, नो इनजस्टिस शुड हैपन टू एनीबॉडी. दैट इज द सोल. फाइन. गोल लॉ मेकर का वही प्रेम्बल में गोल था, वही यहाँ है. उसी को इंश्योर करने के लिए स्टेट के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन कास्ट हो रही है कि स्टेट विल नॉट डू, स्टेट विल नॉट डिनाई. ठीक है. द अल्टीमेट गोल इज दैट नोबडी शुड बी सब्जेक्टेड टू discrimination or injustice. Now, in the beginning, I said that the 5 articles, 14 to 18, you have to read together, more especially 14, 15, and 16. I'll come one by one on those articles also, but firstly, you need to understand the concept wholly. पहले तो वो समझ में आना चाहिए, फिर आपको meaning of equality before law and equal protection of law समझ आना चाहिए. Then I'll come to certain the classification. ठीक है, फिर हम उस पे आते हैं. आगे पढ़ना. आपको मैं एक केस, I'll not be able to explain each and every case, but एक केस का रेफरेंस देता हूँ. दैट इज एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा. मैं इसमें क्या हुआ था कि एयरलाइंस ने एक रेगुलेशन इशू किया. एज पर दैट रेगुलेशन, द फीमेल, if she attained the age of 35 years or if she solemnized the marriage within 4 years from the date of appointment, and on account of her first pregnancy, she was supposed to resign from the job. Now this was challenged and the Honorable Supreme Court held that it is discriminatory and arbitrary regulation. It was struck down. समझ लो? It is a year, I'll have to check. अब देख लेना आप. Air India versus Nargesh Mirza. It's a very important and landmark case on this. एक चीज और आप ध्यान में रखिए, आर्टिकल 14 जो है ना, ये एक जनरल उस प्रिंसिपल की बात कर रहा है इक्वलिटी के, whereas 15 and 16 जो है ना वो स्पेसिफिक हैं. समझ लो? तो जो द आर्टिकल आप लिख लो, आर्टिकल 14 lays down general principle of equality. Whereas 15, 16, 17 and 18 lay down specific application.
आएंगे अभी उस पर, आएंगे 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 आएंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि नहीं, कर चुके हैं ना। बस मेनका गांधी का कॉन्सेप्ट वही है। मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978 उस पासपोर्ट रोक लिया गया था, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को कर्टेल कर दिया गया था। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, हाँ आर्टिकल 21, ठीक है। 14 में क्या है कि आर्बिट्ररी एक्सरसाइज वाज, I mean that was held against her when passport was seized, ठीक है। तो उन्होंने बोला the law should not only be just and reasonable, ठीक है, it should not be arbitrary also। तो मैं अभी आपको मीनिंग क्लियर करता हूँ उसका क्या है, ठीक है। One by one and then you will be able to, I think। Equality before law talks about two things mainly. One, that everybody is subjected to same law regardless of social status. And secondly, it talks about absence of special treatment. आज मान लीजिए कोई ग्रेट पॉलिटिशियन है, वो क्राइम करता है, उसका बच्चा क्राइम करता है या आपसे क्राइम होता है, तो law will take the same note in the same way, in same manner. That is the main thing, fine. So everybody is subjected to same law, nobody is above law, ठीक है। And the rule of law का जो concept है, that is also this equality before law, rule of law, Professor A.V. Dicey from UK, ठीक है। उनका ये कॉन्सेप्ट था जो रूल ऑफ लॉ का, उसके 3 कंपोनेंट थे बेसिकली। तीनों कंपोनेंट अब लिख लो। एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, 1, देन सेकंड इज प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, and third is equality before law. And we have taken this concept equality before law from Dicey. Now there are 2-3 exceptions also. A special category of people are to be exempted from certain things. पहला, जैसे हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें, ठीक है, उनके लिए इम्यूनिटी है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता when they are holding a position for a criminal case. And in civil matter, they are to be served notice in advance of 2 months. मान लो उनका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, तो अगर उन पर कोई सूट फाइल किया जाना है तो उसके लिए उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस जो है दिया जाना है, ठीक है। और क्रिमिनल में उनको इम्यूनिटी है, ठीक है, दे विल नॉट बी अरेस्टेड। सेम इज द केस विद योर MP एंड MLAs। अगर आप आर्टिकल 105 एंड 194 पढ़ेंगे, ठीक है, तो विद इन द असेंबली, ठीक है, वट एवर दे से दे अटर, उनको ब्लैंक इम्यूनिटी मिला हुआ है, ये कैन डू इट। सेम थिंग इफ दे विल डू इट पब्लिकली व्हेन दे आर नॉट इन असेंबली, दे विल बी सब्जेक्टेड टू डिफेमेशन, ठीक है। लेकिन अगर वहां बोल रहे हैं तो वहां उनको इम्यूनिटी है, ये ठीक है। आर्टिकल 105 और 194 यू कैन राइट इट डाउन फॉर MP and MLAs। एंड देन देयर इज इम्यूनिटी फॉर द एम्बेसडर एज वेल, ना, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स, दे कांट बी चार्ज्ड फॉर एन ऑफेंस हियर। एक आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे आर्टिकल 31C। ना देखो क्या स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मटेरियलाइज इट्स सोशलिस्टिक गोल कुछ पॉलिसी, कुछ फ्रेमवर्क लेके आती है। मान लो ऐसी पॉलिसी कोई बनती है विच इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है, जिससे आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है।
तो उसको 31C में रखा जाता है। 31A B C का कॉन्सेप्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, अभी आपको समझ नहीं आएगा 9 शेड्यूल, ठीक है। लेकिन अगर वो 31(9)C में है तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल गई है कि ऑन दिस ग्राउंड कि इट इज वायलेटिव ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, दे विल नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। तो इफ 39BC में सोशो इकोनॉमिक कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेट जिसको की मटेरियलाइज करना चाहती है और उससे आर्टिकल 14 वायलेट होता है, देन दैट विल नॉट बी चैलेंज्ड ऑन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31C। इट्स बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट। देन इसको थोरो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बट हम सिर्फ यहाँ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, सर्टन कैटेगरी एंड सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, जहां आपका जो 14 जो है वायलेट अगर हो तो किनको इम्यूनिटी है बेसिकली, ठीक है। Now I come back to equal protection of law. So as I give you an example of child and adult commits murder, ठीक है, both are having a different mindset and different class and category too. So meaning thereby the child some kind of leniency is required to be provided. तो हम लोग एक क्लास बना सकते हैं, मतलब आप इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए, लॉ आर टू बी अप्लाइड इक्वली अगेंस्ट पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। वन लाइन, आप सेम लॉ बच्चे के अगेंस्ट में और सेम लॉ अडल्ट के अगेंस्ट में नहीं लगा सकते हो। डिफरेंट लॉ इन अ डिफरेंट वे वुड बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ देयर क्लास, ठीक है। सेकेंड चीज आप लिखेंगे, द क्लास क्लासिफिकेशन is not allowed, however reasonable classification is permitted. It means similarly circumstanced people shall be treated alike both in privilege conferred and liabilities imposed. अब जो आपका EBL है, लिख लो, EBL is a negative concept, whereas EPL is a why negative? Because the state. Why positive? Now state while applying the law has to treat everybody equally. That is positive concept. सर मैं बताऊं कि कोई पर्सन है, कल बर्थडे है, कल 18 का हो रहा है, आज नहीं है, कोई भी ऑफेंस 2 दिन कल करता है तो 18 का माना जाएगा, ऑफेंस उसका एडल्ट के साथ होगा, आज नहीं है पर वो लगेगा। माइंडसेट तो वही है ना। No. See, the court has to see the age, rational understanding. वो देखना हमने ट्रायल के, जब ट्रायल चल रहा है उसका, क्या उसको इतनी समझ थी, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी। बट इफ ही अटेन्स इवन ऑन द सेम डे व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, 18 ईयर्स का हो गया, देन नाउ ही विल बी सब्जेक्टेड टू अ ट्रायल एज एन एडल्ट, नॉट एज अ माइनर, नॉट एज अ जुवेनाइल, ठीक है। मान लो 31 मार्च 2023 को उसने अटेन की एज 18 और उसी दिन क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, तो 18 एंड अबव एडल्ट, तो ही वुड बी सब्जेक्टेड टू द। पर एक दिन पहले करता है, माइंडसेट तो वही रहता है ना, एक दिन में थोड़ी ना चीज। दैट इज व्हाट द कोर्ट इज टू डिसाइड, वो कोर्ट को डिसाइड करना है। फिर द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ माइंडसेट, पहला तो है कि आप उसको ट्रायल किस में डालेंगे, सजा तो बात की बात है कि विल ही बी ट्रीटेड एज अ माइनर और विल ही बी ट्रीटेड एज अ अडल्ट, ठीक है। तो अगर 18 अटेन कर लिया तो अडल्ट है, 18 से एक दिन भी बिलो है तो माइनर है वो, ठीक है, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस में जाएगा। इसी की कंसिडरेशन के लिए कि हीनियस क्राइम में तो उसका माइंड डेवलप है, देयरफॉर ही हैज प्रोसीडेड टू कमिट दैट क्राइम, प्रॉम्प्टेड,
टू कमिट दैट क्राइम। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड अब बोल रहा है कि ठीक है, हीनियस क्राइम के अंदर में आप सबसे पहले बोर्ड के पास रेफर करोगे। अगर बोर्ड ये बोलता है कि ही हैज़, जो क्वेश्चन आपका है कि हैविंग अ माइंडसेट, मैच्योर माइंडसेट, ही अंडरस्टैंड, ही इज अ रैशनल थिंकर, ही न्यू द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस, नाउ फिर आप उसको ट्रीट करोगे एडमिट की तरह, तो बोर्ड रिकमेंड करेगा उसको। A nice question, good. You have started applying your mind. I'm happy. देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ, इसका मतलब यह है जो अब तक की हमारी डिस्कशन है कि अगर एक क्लास या कैटेगरी है जो मार्जिनलाइज्ड है, अंडर प्रिविलेज है, अनट्रोडन है, जिसकी सोशल और अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए हम कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रिजर्वेशन की बात शुरू में कर रहा था कि हमने क्लास और कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्यों इवोल्व किया और कैसे इवोल्व हुआ वो। ठीक है, वो इसीलिए हुआ कि इनको ज़रूरत है। फाइन, तो अगर मैं आज ये बात करता हूँ कि जुवेनाइल को ज़रूरत है या वुमेन, बिकॉज उनको वो एक्सपोजर, वो फ्रीडम उस वक्त नहीं था जितना है, और आज भी बहुत अच्छी कंडीशंस रिमोट एरियाज़ में उनके लिए नहीं है, तो उनके पास में ऐसे लॉज, ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए। Therefore, we are coming up with a lot of legislation which are beneficial to the children and women now. ठीक है, तो हम लोग अब वो उसकी चाहे आप लगाओ कि जुडिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू चेतना जागृत हो रही है या कैसे भी हो रही है, बट बदलाव, चेंज इज देयर एंड वी कैन सी लॉट ऑफ लेजिस्लेशन नाउ। ठीक है, तो आज अगर कोर्ट ये बोलती है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर सकते हो जिससे ये रिफ्लेक्ट ना हो कि आपने इनइक्वालिटी कॉज की है। गेट माय पॉइंट? तो द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वालिटी शुड नॉट बी डिफीटेड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, बट दैट शुड बी बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मान लो आप लॉ मेकर हो, आपको एक क्लास के लिए एक लॉ बनाना है, ठीक है, कीपिंग इन व्यू देयर इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉ विच आर गोइंग टू इनैक्ट, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल के ऊपर में बेस होना चाहिए। देयर हैज टू बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और आप उससे ऑब्जेक्ट क्या अचीव करना चाहते हो, दोनों में एक नेक्सस चाहिए। नेक्सस, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू अचीव, दोनों में अगर एक नेक्सस एस्टैब्लिश हो जाता है तो जो लॉ बनता है आपका, दैट इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नो चैलेंज टू इट। बट अगर कहीं अनरीजनेबलनेस, आर्बिट्रेरीनेस या अनजस्टनेस नज़र आती है तो लॉ आपका स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वट एवर रूल, रेगुलेशंस, द पॉलिसी, द बाय लॉज और द लॉ you are going to come up with, that should not defeat the principle of equality. They should not be violative of Article 14. आज अगर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया तो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो डेलिकेट चाइल्ड है उसके लिए पैरामीटर्स ट्रायल के एंड पनिशमेंट के डिफरेंट होने चाहिए देन दी अडल्ट, तभी बनाया। ठीक है, अगर आपने SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया तो उसमें यही था कि ये क्लास वो है जिसको सॉफ्टली टारगेट किया जा सकता है और बड़ी देर से ये ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोग हैं, ठीक है, और इनके अगेंस्ट में अगर अनटचेबिलिटी होता है कमिट तो ये ऑफेंस है। यही बोला हमने आर्टिकल 17 में। ठीक है, अब हमने अगर टाइटल एबॉलिश किए कि राय बहादुर, नवाब और ये सब टाइटल आपने यूज़ नहीं करने हैं, तो एक डिफरेंस क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी देयर। एवरी ह्यूमन इज अ ह्यूमन, एवरी सिटीजन इज अ सिटीजन, फाइन, तो देयर शुड नॉट बी डिफरेंट क्लास। बट उन्होंने बोला कि जो इनको अदरवाइज एकेडमिक एक्सीलेंस या मिलिट्री सर्विसेज के लिए अवार्ड मिलते हैं वो परमिटेड है। ठीक है, किसी ने एकेडमिक एक्सीलेंस से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वो नाम के आगे अपना लगाता है डॉक्टर, दैट इज़ परमिसिबल। सचिन तेंदुलकर अगर भारत रत्न मिला है, ठीक है, दैट इज एन अटेनमेंट, अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, ही हैज़ रेंडर्ड सर्विस टू द नेशन एंड रिमार्केबल थिंग्स ही हैज़ अर्नड फॉर इंडिया, देयरफॉर इन रिकॉग्निशन ऑफ दैट वी हैव गिवन। ठीक है, नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम टू द कोर्ट लाइक कि इसमें बताओ आप क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो कोर्ट उसमें अपनी रीजनिंग डेवलप करती है और देती है। ठीक है, तो इनको डेकोरेशंस बोला गया कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फाइन, आई विल गिव यू द नेम ऑफ द केस आल्सो। हाँ, फिक्स एंड प्रीफिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सेप्ट योर एकेडमिक
achievements. And military, आप मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब यूज़ करते हो आप, ब्रिगेडियर, ये सब यूज़ करते हो, दैट इज परमिसिबल. वो लिखा हुआ आपका आर्टिकल 18 में. आर्ट 18, 17 क्लियर. देखो मैं आपको आज 15 नहीं करवा पाऊंगा, आपका टाइम इज़ नॉट परमिटिंग अस. 16 के लिए ना कम से कम 2 घंटे चाहिए. क्यों चाहिए? टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, इवॉल्वमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, starting from 1950, then VP government 1990, then 1992 judgment of the Supreme Court, then आपका उसमें 3, 4, 5 लैंडमार्क केसेस हैं. ठीक है. रिजर्वेशन इन जॉब at the time of appointment, reservation in promotion, reservation relaxation in your qualifying marks, यूपीएससी की एग्जांपल ले लो. ठीक है. एंड उसमें क्रीमी लेयर, कैचअप, ठीक है. देन consequential seniority, lot of concepts are there. Article 16. So one full class of at least 1.5 hours is required for that, to address all these issues. But this is so important for you as far as your society, GS1, GS2 and essay is concerned. And being an aspirant, you must know as to how India evolved. And whether it is a social evil, it is a menace, when we will be able to actually curtail it fully, eradicate or erode it, and when we would be able to get a good society. कब अपने आप को हम civilized society confer करेंगे? कब ये सब practice बंद होगी? Fine. Never. His view, his opinion, welcome. Fine, but who is actually to do the efforts? Who will make the possible positive endeavor? You guys. Because you are going to be a rule maker tomorrow. You will be settling the law. You will be formulating the policies. You are to lead the nation. Therefore, I named academy as I lead. You are the only one who can lead. So you have to redefine and re-establish the leadership. ठीक है. उसकी इथोस और कोर में हम नहीं जाएंगे. हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं पहले, तो लेट हो जाएगा. ठीक है. So I said that reasonable classification which is based upon the intelligible differentia is permissible. Class legislation is not permitted. Tomorrow you can't say that rich के लिए law अलग है, poor के लिए law अलग है. ठीक है. ऐसा नहीं बोल सकते. Black के लिए अलग है, white के लिए अलग है, ऐसा भी नहीं बोल सकते. ठीक है. But एक class जिसके लिए आपने लॉ बनाना है, आपका बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एंड उसके बेस पे आप उनके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट अचीव करने वाले हो, दैट देयर हैज़ टू बी अ नेक्सिस. ठीक है. इंपॉर्टेंट केस था, लिखिए ई.पी. रोयप्पा. E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. देखो, this case law is very important for 2-3 reasons. पहला, कोर्ट ने इसमें बोला कि जो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अल्टीमेटली व्हाट गोल वी आर गोइंग टू अचीव. फाइन. अगर हमने बोला दिस द प्रेम्बल सेज दैट इट विल इंश्योर इक्वलिटी टू ऑल, so this is our prime goal which we want to achieve. Now how would we be able to achieve it when we follow the principle of equity, follow the principle of, I mean you can say natural law. Fine. That everybody is to be treated in a just and fair manner. ठीक है. So these kind of principle of natural justice and equity आपका स्टैटिक नहीं है, इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. जैसे इवॉल्वमेंट होती रहेगी, दिस वुड कीप ऑन इवॉल्विंग एंड शाइनिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है. फर्स्ट. सेकंड, इसी को केस में हेल्ड हुआ, हेल्ड आर्टिकल 14 आउटलॉस आर्बिट्रेरी एक्शन.
Now, if you want to write, because it will help you in essay also, आप arbitrary means, लिख लो, arbitrary means in unreasonable manner, comma non-rational, comma not done according to reason or judgment, so the action has to be fair, reasonable, transparent, non-discriminatory, non-capricious, and unbiased. दो कंसेप्ट लिखेंगे, दोनों में से आपके यूपीएससी का क्वेश्चन निकलता है. पहला लिखो आप, इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वोन एनिमीज. कमेंट, इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वोन एनिमीज. कमेंट. और इसका दूसरा आप लिख लो, और इक्वलिटी is an antithesis to arbitrariness. Elaborate. Antithesis to arbitrariness. मैं आपसे पूछता हूं अभी, वाई डू वी नीड रीजनेबल क्लासिफिकेशन? क्वेश्चन ये है, यू आर एग्जीक्यूटिव और यू आर लेजिस्लेचर, कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है हमें? देखो, we are a diverse section of society. Everybody has different need, expectations and requirement. Fine. Those who are named with the backwardness, they want to come forward. Those who are forward, they want certain other kind of things, like, you know. So the desires will never end. Now you as a lawmaker of the nation or the law enforcement agencies are to see whether we should come out with this kind of law or the solution or the framework which would ultimately give them a solace and they would be able to come in the mainstream. ठीक है, तो कीपिंग इन व्यू कि जो अलग अलग सेक्शंस की रिक्वायरमेंट हैं, डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके एम्स या गोल्स हैं, उनके लिए आप इस तरह का कोई समाधान दे सकते हो या नहीं दे सकते हो. अगर आपको लगता है कि समाधान बन सकता है एंड रीजनेबली हम बना सकते हैं और जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को हिट नहीं करेगा, तो आपको उस तरह के सोल्यूशंस लाने की ज़रूरत है. सो बेसिकली ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ, इंडिविजुअल इज़ इन द कोर, ह्यूमन बीइंग इज़ इन द कोर. जितना कुछ भी आपने डेवलपमेंट देख रहे हो आप, चाहे वो लॉ मेकिंग है, उसकी प्रोग्रेस, उसकी अपलिफ्टमेंट, उसकी ग्रोथ, उसको इंश्योर करने के लिए आप सब कर रहे हो. नो अदर रीजंस. ठीक है, तो कीपिंग इन व्यू द डिवर्सिटी एंड द वरीड नीड ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वी नीड टू कम आउट विद दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन which would be classified as reasonable classification but will not violate the article 14 of the constitution. यही कहानी है, यही आपका ऐसे है. लिख पाओगे? सुनना पड़ेगा उसके लिए लेकिन. ठीक है, देखो, listen more, read more, write more, then only you will be able to do more. Listen as much as you can, read as much as you can, write as much as you can, but the writing you have to start after qualifying pre. Before that you have to understand. अपनी रैशनल लॉजिकल स्किल को उस लेवल तक ले जाओ कि आपका वाई जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए ना, बुक छोड़नी नहीं है, कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है.
ठीक है, तो आई ऑलवेज स्टार्ट माई डिस्कशन विद वाई, बिकॉज वी आर अ सीकर, आई एम स्टिल स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो सीकर लाइक यू। तो वो भूख और वो तड़प सीखने की वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपको लगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव गॉट टू नो इट, नाउ आई नीड नॉट टू नो मोर, फिनिश। तो आपको याद है मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एंड दैट टू विद इनोसेंस। नहीं आता तो सीख लूँगा, आता तो कर लूँगा, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड चाहिए आपका बीइंग एन एस्पिरेंट, ठीक है। अब हम लोग आए कोर पढ़ो, अब 14 का आगे मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर दिया कॉन्सेप्ट। मैं 15 पे आता हूँ अभी। तो आपने ईपी रेयप्पा, मेनका गांधी एंड दिस नरगेश एयरलाइंस वाला, ये 3 केसेस याद रखने हैं। मत जाओ उसमें अभी, कॉम्प्लेक्स। यू कैन ऐड ऑन नंबर ऑफ केसेस, देयर इज नो लिमिट, बट मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी उनसे, ठीक है। बहुत टू मच ऑफ नहीं करना आपको, ओवर ऑक्यूपाइड, ओवर एंगेज। रीज़न ये है कि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। अदरवाइज 100 जजमेंट्स आई कैन गिव यू ऑन आर्टिकल 14 ओनली, बट फ़ायदा क्या उसका। देखो 2 चीज़ें हैं, क्लियर करो। आपको यू आर नॉट टू बी स्कॉलर, ठीक है। आपको ना फिलोसफर बनना है ना स्कॉलर बनना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है प्रिसाइसली, कंसाइसली। इफ़ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, फुल मार्क्स, फुल वेटेज। If you will read more with a view that I would be a philosopher, then you will not be able to crack it because you have a limited time to attempt. अब पढ़ी तो आपने 100 बुक्स हैं, फिनोमिना आपको बहुत डीपली पता है, टाइम आपके पास में 5 मिनट है लिखने के लिए। हाउ वुड यू एक्सप्रेस? यू आर नॉट अ रॉबोट, ह्यूमन बीइंग हो आप। तो जितने से हमारा काम चलता हो, लेकिन वो तबीयत से हो, ठीक है। मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं क्लास क्लासिफिकेशन एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर में डिफरेंस, ठीक है। तो पहला आंसर आपका ये है कि क्लास इज नॉट परमिटेड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन, दीज आर द पैरामीटर, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट केसेस, खत्म, फिनिश। गॉट माय पॉइंट? आप जब देखो, मैं पहले 5-10 मिनट इसलिए लगाता हूँ, ईथोस पकड़ो, आप कॉन्सेप्ट की ईथो पकड़ो, पहले उसकी स्पिरिट में जाओ, डिपेंड। जब आपको उसकी क्लैरिटी हो गई ना किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछ ले, आप आंसर कर दोगे उसको, क्योंकि आपको इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट पता लग गया अब कि यार नोबडी शुड बी ट्रीटेड हार्शली, डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरी का मीनिंग भी आपको लिखवा दिया, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए कि एक आपने बॉडी को इतनी पावर दे दी है, वो तो मिसयूज़ करेगा ही। अब तभी हमने चेक एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल रखा कि नहीं, यू कांट। तो अगर आप कुछ भी बनाते हो, इफ दिट इज वायलेटिव आर्टिकल 14, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हमने पढ़ी आज 31C की, उसको छोड़कर कुछ भी बनाओगे तो दैट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक मीनिंग, जो आपका आर्टिकल 15 में है, पढ़ना। State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, and any. 5 things. RRCSP. The state shall not discriminate anybody on account of citizen word है या any person है यहाँ? It's a citizen. It is available to citizen only. It is not like 14. That was available to everybody, but it is available to citizen only. First difference. Second, state shall not discriminate anybody on these 5 grounds. अब अगर आप टोटल जेंडर इक्वलिटी का प्रिंसिपल लेके चलो, यहीं से इवॉल्व हुआ वो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहीं से इवॉल्व हुआ वो।
फाइन, स्टेट कांट डिनाई कि लड़की को अलग सैलरी, लड़के को अलग सैलरी, चाहे वो एक सा ही काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते। देख रहे हो, एवरी लॉ एनेक्टेड वहाँ पहला प्रिंसिपल आता है कि ये 14 के वायलेटिव तो नहीं है लॉ। क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को अपहोल्ड कर रहा है या डाइल्यूट कर रहा है? तो अगर वो डाइल्यूट कर रहा है तो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। इफ इट इज इन कंसोनेंस विद आर्टिकल 14 वो वैलिडेट हो जाएगा। तो आपको किसी भी लॉ की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 14 और उसके बाद 15, 16 पढ़ना आगे 15। No citizen shall, grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to ओके, प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैं आपको ना एक एक क्लॉज हम लोग क्लैरिफाई करते चले जाएंगे। पहला तो कंसेप्ट आपको ये समझना चाहिए कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड्स टू द सिटीजन। फर्स्ट पढ़ना आगे। the clauses. Access to shops, public restaurants, hotels, and places. दिस इज आप ये 15(2) पढ़ रहे हो। हाँ, अब इसमें क्या है कि नो सिटीजन No citizen shall, on grounds of only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to. no restriction and conditions would be imposed against him that you cannot have an access to this shop, this restaurant, this well, because ये past में होता रहा। तो अब this is more specific than first one. First say that you will not discriminate on this ground, 5 grounds. Second say you will not discriminate or you will not be allowing him to having an access to the shops and restaurants and the public places. Second ये बोल रहा है। Third, Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. this is very this third is an exception to 1 and 2. आप अगर स्टेट को पहले बोला डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, लेकिन थर्ड में ये बोल दिया कि स्टेट को कहा कि अगर चिल्ड्रन और वुमेन की वेलफेयर के लिए आपने कुछ लॉज बनाने हैं तो यू कैन, बिकॉज स्पेशल यस सोशो इकोनॉमिक गोल भी तो आपने अचीव करने हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी अ स्पेशल लॉज फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड वी हैव बीन सीइंग दैट दिस इज एन एक्सेप्शन टू 1 and 2 यू कुड से, ठीक है, बन सकते हैं। फोर्थ, Nothing in this article or in clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. fourth exception, this is second exception, children and women वाली 3. Fourth, socially and educationally backward classes including the SCs, scheduled caste and scheduled tribe हैं, scheduled tribe, ठीक है, उनके लिए भी आप लॉ एक स्पेशल एज अ स्पेशल क्लास ट्रीट करके आप लॉ बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state. दिस कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी डूइंग आर्टिकल 16 अशोक कुमार जजमेंट है, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क केस है, ठीक है। 2-3 केसेस आर देयर लाइक यू नो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक आई मीन ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस को नहीं मिलना चाहिए, उसका है। तो अब इसमें ये परमिट कर दिया कि यस यू कैन मेक अ लॉ, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान में रखना, व्हेन वी आर स्टडिंग आर्टिकल 15, ठीक है, तो आर्टिकल 15 बात कर रहा है एडमिशन इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड ऑल एंड द यूनिवर्सिटीज विच आर एडेड वन नॉट एडेड, ठीक है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे फिनोमेना डिस्कस इन डेप्थ, ठीक है। जो आर्टिकल 16 है वो किसकी बात करता है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 15 बात नहीं कर रहा है एम्प्लॉयमेंट की, मेजर डिफरेंस है दोनों में,
ठीक है। और अगर आप ये क्लॉज 4, 5, 6 पढ़ोगे ना, उसका और उसका, आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाओगे। बट आपको एक डिस्टिंक्शन रखना है कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है 16 है, यहाँ एडमिशन की बात आ रही है वहाँ 15 है, समझ रहे हो। और इन जनरल यहाँ बात आ रही है इक्वलिटी की, वो 14 है आपका। अब उसमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि चलिए आपने बोल दिया कि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपने ओबीसी के लिए रख दिया, मान लो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस को किस तरह से डिटर्मिन करोगे कि ईडब्ल्यूएस है, व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड पैरामीटर फॉर दैट। देयरफॉर आई सेड दैट 2 hours at least is required for that lecture. It's a very elaborative phenomena, will not, मतलब हम लोग will not be able to conclude in 1 hour. 2 घंटे कम से कम चाहिए उसको। पर ये कि क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ उठोगे फिर बहुत, ठीक है। उसमें भी जरनैल सिंह की जजमेंट है लेटेस्ट, एम नागराज के बाद अशोक ठाकुर का केस है, ठीक है, विनोद कुमार का केस है। सो मेनी केसेस, लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स। 1950 से हम लोग इवॉल्व करेंगे एंड टिल नाउ टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो 16 के साथ ही होगा आपका। ये सब कुछ पूछने वाला आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन का समझ आया ना फंडा बेस्ड। नाउ दिस इंटेलिजेंस शुड बी बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल। ये नहीं कि आपने ऐसी अपनी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर में कर दिया, ठीक है। इट शुड बी, आई मीन एक्सरसाइज्ड, बट शुड बी बेस्ड अपॉन द साउंड प्रिंसिपल्स। कुछ सिद्धांतों के ऊपर में बेस्ड होनी चाहिए वो, ठीक है। एंड फिर देयर हैज टू बी रीजनेबल, आई मीन नेक्सस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट यू वांट टू अचीव, दोनों में। अब क्या होगा कि मान लो किसी में इन्फिनिटी की कॉम्प्लेक्स नहीं है, फाइन, एंड एवरीबडी इज नाउ प्रोग्रेसिंग एंड ही इज़ फ्री टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी एंड नो वेयर ही इज़ बिन फीलिंग बिट लो और हाई, ठीक है, कोई इसमें एरोगेंस नहीं है। तो अब क्या होगा कि एवरीबडी इज फोकस्ड लाइक व्हाट दे हैव टू डू अल्टीमेटली इन लाइफ, द वे यू आर फोकस्ड नाउ दैट वी हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड अल्टीमेटली यू आर टू बी अ प्रिंसेस एंड यू आर टू रूल। अब अगर मान लो कि ये सब कुछ सबके पास में हो और सबको ये हो कि हम एक समान हैं, चाहे हमारे पास पैसा कम ज़्यादा है, ठीक है, हम पढ़े लिखे कम ज़्यादा हैं, बट एज फार एज राइट्स आर कंसर्न हम लोग इक्वल हैं उसमें। एज फार एज आर विजन आर कंसर्न दैट इज सेम, एज फार एज इंटेलिजेंट इज कंसर्न दैट इज सेम, ठीक है। नाउ हाउ आई हैव टू अप्लाई दिस थिंग्स। अब उसके पास एक ही सोच है कि आई हैव टू अप्लाई माई माइंड, डिस्क्रिप्शन, मेंटल फैकल्टीज़ का यूज़ करना है। मैं इन सब भेदभाव से सब ऊपर हूँ, सब डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर हूँ, ठीक है। अब अगर वो प्रोग्रेसिव है तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस किसकी हो रही है? नेशन की, सोसाइटी की। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सी। हम लोग वही तो चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो, ठीक है। अल्टीमेट गोल इज़ टू अटेन प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लिस फॉर एवरीबडी, एंड दैट इज़ पॉसिबल इफ यू आर एबल टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड कैन इंश्योर द राइट ऑफ इक्वलिटी। गॉट इट? Should we wrap up now? Chalo, thank you so much. Bye.